तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम किसका पढ़ चुके हैं बताना जरा, बता दो। ये किसका है आपके सामने, टी हाफ। ये टी हाफ किसका है बताना जरा। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इक्वेशन भूलना मत। टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2K, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, टी हाफ किसका भाई, किसका है हमारे पास बताना जरा, बता सकते हो क्या? यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, वेरी गुड। तो आप लोग फटाफट हेडिंग लगाइए, फटाफट हेडिंग लगाइए, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ। अच्छा, वेरी गुड, चलो देखते हैं। यस, तो इसके लिए शुरू कहां से करनी पड़ेगी बताना जरा, शुरू कहां से करें? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से करें? बता दो मुझे फटाफट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपको याद हो गई होगी अभी, बता दो क्या है। K इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? K इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ? 2.303 डिवाइडेड बाई T log, अब क्या आएगा? PI upon PT। वेरी गुड, वेरी गुड, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। और कोई बताओ? वो गैस फेज के लिए था, क्या कर रहे हो? वो तो बात गई और रात गई, गैस फेज रिएक्शन सामने आएगी तब देखेंगे। वैसे क्या, ये वैसे कौन सी रिएक्शन लिखते हैं? R0/R। यस यस यस, R0/R। ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग आपको पता है, R0 इनिशियल और R हम ले रहे हैं डिफॉल्ट टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब जरा देखते हैं हमें क्या करना है, टी हाफ, चलो देख लेते हैं। व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, ठीक है, तो आपका R0 इज इक्वल टू क्या हो गया बता सकते हो क्या? R0, सॉरी R0 नहीं, R इज इक्वल टू क्या हो गया? R0 डिवाइडेड बाई 2। सही बात है क्या ये बताना जरा? जब टाइम टी हाफ जितना टाइम हो जाएगा तो आपकी जो टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल के आधी बचेगी। सही बात है क्या? बता दो yes, फिर। sir. ओके Yes, sir। हाँ, जब ये इसकी आधी बचेगी तो वैल्यू रख दो, टी की जगह टी हाफ रख दो और आर की जगह R0 डिवाइडेड बाई 2 रख दो। देखो क्या आता है, रखो फटाफट, फिर देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ रख देता हूँ, K इज इक्वल टू आपका 2.303 डिवाइडेड, मैंने रख दिया टी हाफ और मैंने रखा लोग, ऊपर वाले को हाथ नहीं लगाना है, ये R0 है, इसका तो हमने कुछ किया नहीं, R की वैल्यू हमारे पास है और वो है आपकी R0 डिवाइडेड बाई 2। सही बात है क्या? ये लो, ये तो सोल्व ही हो गया। कैसे? 2.303, और अब इसको टी हाफ ले लेते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, ये आपका K और ये आपका log 2 आ गया भाई, आया कि नहीं आया बताना जरा? R0 से R0 गया और log 2 आ गया, बताओ जरा। Yes, sir. अब Sir, log, approx 0.69 हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब log 2 की जो वैल्यू है ना वो तो भाई बच्चा 0.693। जानता है, 0.693। हाँ यस, ये log 2 की वैल्यू है 0.3010। आप यहाँ पर इसको 2.303 डिवाइडेड बाई K, log 2 की वैल्यू है 0.3010, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.693, और ये आपका K और ये है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस फॉर्मूला है, मोस्ट वांटेड फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर आफ्टर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये ध्यान रखना, ये जितना वेरी लगाओगे उतना ही कम है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इट प्लेज इक्वल रोल इन न्यूमेरिकल्स, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और यहां से अब आप मुझे बताएंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टी हाफ के साथ क्या रिश्ता है, बताओ। अभी आपने जीरो ऑर्डर के लिए देखा था ना, जीरो ऑर्डर के लिए क्या देखा था मैं आपको दिखा देता हूं, आप खुद ही बताएंगे मुझे।
आप खुद ही बताएंगे। ये जीरो ऑर्डर का जो दोनों रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड, ये आपके सामने है। अब टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बता दो क्या रिलेशन है, बताओ। कहाँ गया भाई फर्स्ट ऑर्डर, नीचे है, यस ये आ गया। बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बता दो क्या R0 रिलेशन। by K। सर इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल टू के। R0 by K हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, R0 by मैं K। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिश्ता किस किस के बीच में, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपको ये बताना है, जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको बताना है। बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिश्ता है इनके, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर। हाँ हाँ, यस यस। 0.693 by K। नहीं 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 नहीं, हम R0 की बात कर रहे हैं। R0 के क्या होगा टी हाफ, देखो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे भाई, R0 की टर्म ही नहीं आ रही इस फॉर्मूले में बेचारे की। देखो है ना, आप जबरदस्ती उसका रिश्ता जोड़ रहे हो टी हाफ से। देखो तो सही, ये जो टी हाफ का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की टर्म ही नहीं है, R0 की टर्म ही नहीं है। जीरो ऑर्डर में तो थी, जीरो ऑर्डर में R0 की टर्म थी टी हाफ के फॉर्मूले में, इसमें तो R0 की टर्म ही नहीं है। इसका मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो, यस सर। लिख लो फटाफट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फटाफट लिखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ is independent of initial concentration of reactant. This is very important concept. ये दोनों जीरो ऑर्डर वाले और ये, ठीक है। टी हाफ उसके कोई न तो इनवर्सली होता है न वो होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो जीरो ऑर्डर में तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई, कौन टी हाफ, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कोई ये ग्राफ पूछ ले, ये ग्राफ आपको पूछ ले किसके लिए, जो जीरो ऑर्डर के लिए बनाया था ना आपने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ ले, तो क्या बताओगे, बता दो। पैरेलल होगा सर। यस यस, ये पैरेलल चला जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में आई, ओके, ये कोई है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं आपकी रिएक्शन है A to B, ठीक है। इसमें आपको दो सैंपल दिए गए, एक में एक ही कॉन्सेंट्रेशन है 100 मोल, ठीक है, और दूसरे में एक ही कॉन्सेंट्रेशन है 50 मोल, ठीक है। अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की ये रिएक्शन है, तो टी हाफ पता है क्या होगा, मान लेते हैं यदि 100 ml वाली का है आपका 15 मिनट, तो आपका ये जो 50 मोल पर लीटर है इसका भी होगा क्या, 15 मिनट, क्योंकि यस टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स वाई यदि यही जीरो ऑर्डर की ये रिएक्शन होती, देखो बात को समझो, यदि यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती, जीरो ऑर्डर की होती, तो इसका टी हाफ यदि इसके लिए फर्स्ट केस के लिए 15 मिनट है, तो सेकंड केस के लिए इसका 7.5 मिनट हो जाता। 7.5 मिनट हो जाता। यस, यही डिफरेंस है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में। बात समझ में आई। अब आपको यदि अच्छा नहीं लगा है तो अब लगेगा कैसे, मैं लिखता हूं एक एनालॉजी और आप फटाफट देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 100 मोल पर लीटर है, कितना मोल पर लीटर है, 100 मोल पर लीटर। एक रिएक्शन है R2P, है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है, और इसका टी हाफ आपको पता है, नहीं पता मैं बता देता हूं। टी हाफ हमने लिया है इसका, कितना ले भाई बता दो, कोई भी एक वैल्यू बताओ फटाफट, ये हमारे हाथ में ही है। चलो कोई बात नहीं, इसका ले लेते हैं 16 मिनट, ठीक है, टी हाफ 16 मिनट है। अब 100 ml आपने लिया, रिएक्शन चालू करा दी आपने, रिएक्शन चालू कराई तो क्या हुआ, टाइम पास हुआ कितना, 16 मिनट। 16 मिनट होते ही कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जल्दी बताना, 50। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर 16 मिनट पास होगी तो कितना हो गया, 25। ये लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूं वो ये लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है। फिर 16 मिनट पास होगी तो कितना हो जाएगा, बताओ जरा,
25 बचा, 12.5 बचेगा, देखो हाफ बचेगा। टी हाफ का मतलब ये हाफ अमाउंट, ये देखो 100 का हमने आधा किया 50, 50 का आधा 25, 25 का 12.5, इस तरह से ये चलता रहेगा। आपको हर 16 मिनट पे अमाउंट हाफ करना है, हर 16 मिनट पे अमाउंट हाफ करना है। और आप इसको बोलेंगे कैसे? अब जो बात आपको समझ में नहीं आई है वो आपको अब समझ में आने वाली है, ठीक है? अब जरा देख लो, सुन लो, समझ लो। यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक है? परसेंटेज कंप्लीशन लिख देता हूं मैं। अब मुझे आपको बताना है यहां पर एक टी हाफ के बाद में कितनी परसेंट का रिएक्शन कंप्लीट हुई, बताओ जरा। एक टी हाफ में 50% कंप्लीट हो जाती है ना रिएक्शन, 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है? फिर सेकंड टी हाफ में कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई, बताओ जरा। कितना कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया? 75। फिर कितना, बताना जरा, कितना परसेंट कंप्लीट हो गई रिएक्शन? 87.5। अगले टी हाफ में जब 12.5 अमाउंट बचा है, ये बचा हुआ अमाउंट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ऐसे ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। अगले अगले में कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी? 93.75 कुछ आएगा शायद, ठीक है? तो आप हाफ हाफ करते रहेंगे और वो ऐड करते रहेंगे। ये तो हुआ परसेंटेज कंप्लीशन। अब कोई कहे कि लेफ्ट अमाउंट कितना हो गया भाई, है ना? लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का लेफ्ट अमाउंट कितना है? आपने ये जो 50% कंप्लीट हुई है तब रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ कितना है? 1/2, ठीक है? 1/2 बचा हुआ है ना? अब यहाँ कितना बचा हुआ है? 1/4 बचा हुआ है ना? देख लो जरा, 75 कंप्लीट हो गया तो 25 बचा हुआ है ना? यहाँ 50% बचा हुआ है, परसेंटेज में लिख देते हैं। यहाँ कितना बचा हुआ है बताना जरा? 12.5। तो वैसे कितना हो गया वो? 1/8, ठीक है? ये फ्रैक्शन में हो गया, 1/8 पोर्शन इज स्टिल देयर, ओके? और 12.5% इज लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से लिख सकते हैं ना? तो आप लोगों के सामने रिएक्शन के दो तरह की चीजें आएंगी, एक तो वो कितना लेफ्ट अमाउंट है और कितना कंप्लीट हो गया, दोनों अलग अलग हैं। कितना लेफ्ट अमाउंट है और कितना कंप्लीट हो गया। यदि एक रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसका मतलब आपका लेफ्ट अमाउंट कितना हुआ? 25%। 75 को आप क्या लिखेंगे? 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई और आप कहेंगे 1/4 ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट। ये इसको समझ लो, इसको समझ लो बस, आपको और कुछ नहीं समझना, है ना? जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। ये मैंने लिखा है 75% कंप्लीशन, 3/4 कंप्लीशन, ये मैंने लिखा है लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 1/4। तो आपको दोनों पैटर्न में लिखा हुआ मिलेगा, किसी न्यूमेरिकल में आपको 75 मिलेगा, किसी में आपको 3/4 मिलेगा। आपको ये अच्छी तरह से समझना है कि जो न्यूमेरिकल में आपको लेफ्ट अमाउंट दिया हुआ है रिएक्टेंट का या कंप्लीटेड अमाउंट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि दोनों अमाउंट अलग अलग हैं और न्यूमेरिकल में आप यदि गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए आपको न्यूमेरिकल से ये सीखना है कि इसने रिएक्टेंट का लेफ्ट अमाउंट दिया है ना? तो कंज्यूम्ड अमाउंट हमारा कितना होगा? 75 होगा। और काम आपके वही आने वाला है, देखो एक्स का मैंने बताया हुआ है ना आपको, एक्स क्या है? कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको न्यूमेरिकल में कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रखना है। तो यदि आपको लेफ्ट अमाउंट दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो आप उसको सबसे पहले कंज्यूम्ड अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल में प्लेस करेंगे। बात आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूं आई होगी, ठीक है? अब फटाफट कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं वो ले लेते हैं, फटाफट से ले लेते हैं और चलते हैं आगे, और होप दैट यू विल रियली लाइक इट। फटाफट लिख लो भाई, लिख लो। इसी तरह से जैसे हमने लिया है ना, एक पॉइंट लगा के लिख लो, ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? सबसे पहला लिख लो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन टी हाफ, वो तो हो गया है ना, काफी सारे फॉर्मूले हो गए। लिख लो जनरल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन, लिख लो फटाफट, जनरल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर completion of nth पोर्शन। ये लो भाई,
nth पोर्शन ऑफ ए रिएक्शन। ये लो, मैं जो आपको समझा रहा था ये वही बात आ गई है। nth पोर्शन का मतलब आपको कोई ये कह दे कि भाई 3/4 कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 1/4 कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 3/8 पोर्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये वो है। या आपको कोई पूछ ले 75% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो आप क्या बताओगे, वो nth पोर्शन है। nth पोर्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके सामने है। इतनी बार लिखा जा चुका है कि आपको हो गया होगा ये याद। आपको पता है ना R0 और डिवाइडेड बाई R को हम लोग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये आपको पता है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ओके जब ये आपको पता है तो nth पोर्शन का मतलब हो गया कि रिएक्शन का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका A डिवाइडेड बाई N वो कितने में कंप्लीट होगा, A डिवाइडेड बाई N है ना, वो कितने में कंप्लीट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं nth पोर्शन। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब हमारा x देखो कंप्लीट यानी कि कंज्यूम्ड अमाउंट, तो x का अमाउंट क्या हो गया A बाई N। ओके तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 2.303 डिवाइडेड बाई t। हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम लोग डेराइव करके ले रहे हैं इसको A बाई N। ठीक है, अब A की वैल्यू आप या तो यदि आप फ्रैक्शन में लेते हो, फ्रैक्शन का मतलब देखो तीन तरह से दो तरह से है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। A को हम लोग 3/4 लिखेंगे है ना, A को नहीं सॉरी A बाई N को 3/4 भी लिख सकते हैं और 75 भी लिख सकते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है कि 75% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई, ठीक है ना, या फिर आपको कोई पूछ ले 3/4 कितने टाइम में कंप्लीट हुई, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 75 लिखेंगे किसकी जगह, A बाई N की जगह, और A आपका 100 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, और आप यदि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे A बाई N। ओके है ना, क्योंकि बिकॉज A बाई N को देखो आप समझ लो, A बाई N क्या है, आपका X है, कंज्यूम्ड अमाउंट है, और हमने हेडिंग में भी यही लिखा है कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ, कितना परसेंट कंप्लीट हो गई यानी कि रिएक्टेंट कितना परसेंट कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू है ये A बाई N ये सारा, और यदि आप फ्रैक्शन में लेते हैं तो A आपका 1 हो जाएगा। तो सेम इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं देख लो फटाफट। किसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल टाइम रिक्वायर्ड, फटाफट देख लो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 3/4 और 75% रिएक्शन। ये लो भाई, ठीक है, 75% रिएक्शन या 3/4 रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लो। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log, और इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4। सही बात है ना, बताओ जरा। और दूसरा एक फॉर्मूला और भी है, उस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे अभी बताता हूं आपको। और 2.303 डिवाइडेड बाई टी है ना, अच्छा टी को हम 3/4 ले रहे हैं ना, तो ये T/4 कर देते हैं 3/4। ओके, यहाँ 75 ले लेते हैं। ओके ठीक है, अब परसेंटेज वाला लेते हैं। परसेंटेज वाला क्या हो गया, लोग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 75। ये देख लो, इन दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक मैंने परसेंटेज वाला लिया है, एक मैंने फ्रैक्शन वाला लिया है। बताओ इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो log कितना आएगा मुझे बता दो, log कितना आएगा, 4 आएगा क्या, log 4 देख लो जरा। यस सर। तो ये आ गया 2.303 डिवाइड, अच्छा टाइम ही ले लेते हैं ना, सीधा ही टाइम ले लेते हैं हम। तो टाइम 3/4 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k है ना, और ये आपका आ गया log 4। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ये ले रहे हैं, क्लास छोड़ना मत, 1 मिनट की बात है, ठीक है ना। इतने में किसी को डाउट नहीं है, तो log 4 की वैल्यू तो दुनिया जानती है भाई, पूरी दुनिया ही जानती है। log 4 की वैल्यू बता दो क्या है, log 4 इज इक्वल टू 2 इंटू log 2। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, यही हुआ। कैसे, log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और 6021। ये लो, ये log 4 की वैल्यू है। तो इसका मतलब, और log 2 की वैल्यू कितनी है देख लो, मैं क्या लिख रहा हूं, log 2 इज इक्वल टू 3010, 0.3010। तो log 4 इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ log 2। देख लो जरा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये एकदम सही है, log 4 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ log 2। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं
ये भी लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? बताना जरा, log 4 को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देख भी लो, बता भी दो। बताओ। Yes, log 4 sir. को log 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप पहचानते हो भाई, इसको आपने सोल्व किया हुआ है। 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2, इसको देख लो जरा, आपने क्या सोल्व किया था? 0.693 किया था ना? बता दो जरा, किया था कि नहीं किया था? इसको तो आपने सोल्व किया था ना। तो ये क्या आ गया? डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या है? 3/4 हो गया ना। इसी को तो सोल्व किया था आपने, टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ निकाला, तब यही तो सेम इक्वेशन आई थी वो। ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई log 2। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे, log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.693 डिवाइडेड बाई के। अब इसको भी आप जानते हो ना, ये तो जाना पहचाना सा है भाई, नहीं जाना पहचाना सा क्या? देख लो जरा, इज इक्वल टू टी हाफ, ये तो टी हाफ है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू 2 टी हाफ। ये लो, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टी हाफ का डबल टाइम चाहिए। ये कैसे हुआ भाई? ये तो नहीं होना चाहिए। सही बात है क्या? चलो इसको देखते हैं, ये ऐसा होता है क्या? आपको रिलेशन समझ में आ गया? 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो या फिर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो तो टी हाफ का डबल टाइम चाहिए। टी हाफ यदि आपका 8 मिनट है तो 16 मिनट लगेगा 75 में। चलो देखते हैं हमने ऊपर क्या किया था, कहाँ किया था, यहीं कहीं किया होगा। ये लो, ये रहा एनालॉजी आपके सामने है। आपने 16 मिनट इसका टी हाफ है, देख लो जरा, तो 50% कंप्लीट हुआ, ठीक है, 16 मिनट लगा। और दूसरा 50% कंप्लीट होगा तो 16 मिनट फिर लगेगा। ये देख लो, ये फर्स्ट टी हाफ, ये सेकंड टी हाफ, और यहाँ पर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया आपको? 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें टी हाफ का डबल टाइम चाहिए, और वही एनालॉजी है, वही आपकी एनालॉजी कहती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि 87.5% कंप्लीट होने के लिए 3 चाहिए, 3 टी हाफ चाहिए, है ना। अब आपको कैलकुलेशन आगे की समझ में आ गई, तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, वो लिख लो और आज की क्लास छोड़ सकते हो। आपको क्या मिलने वाला है वो देख लो जरा। आपने एक रिएक्शन तो लिख ही लिया है ना, T75, ठीक है, ओके। अब T 87.5% ये भी लिख लो, ये आपका हो गया 3 टी हाफ। फिर एक आपका आ गया T 93.75%, कितना लगेगा उसमें टाइम, ये आपका लगेगा 4 टी हाफ, ठीक है। फिर आपका आ गया T, आगे छोड़ो, अब मैं मास्टर इक्वेशन लिख देता हूं, आप लोग भी क्या याद करोगे। T 99.9% इज इक्वल टू 10 टी हाफ। ये लो मास्टर इक्वेशन। बात आपको समझ में आई? ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है ना। और यही हमें ये चारों इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 ऑल आर इंपॉर्टेंट। 1 and 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके ज्यादा काम आएंगे, आपको परेशान करेंगे, और हमने निकाला किस तरीके से ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम कब? कल, ठीक है, मिलते हैं कल। यस सर। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा छूटा हुआ था टी हाफ से रिलेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ टाइम। ये बहुत ही इजी है, ये आप, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इसको मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 1/2 टू पावर n। ये लो भाई, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया है ना कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 3 लाइफ टाइम। ये लो भाई, 3 लाइफ टाइम पूछ लिया कि भाई 3 लाइफ टाइम हो गई, तो अब कितना अमाउंट बचा? तो आप कितना अमाउंट बताओगे, उसको बताना जरा, कैसे करोगे? R0 को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1/2 और 3, तो इसकी पावर 3 लगाएंगे ना। n की वैल्यू कितनी हो गई बताना जरा? 3, नंबर ऑफ लाइफ टाइम, ठीक है, तो कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो गया? R0
मल्टीप्लाइड बाई 1/8। सही बात है क्या, बताना जरा। यानी कि आपका R0 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एट टाइम ये बचा हुआ रहेगा। अमाउंट लेफ्ट लिखा है हमने, डिकम्पोज नहीं लिखा, देखना जरा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं आया हो किसी को, तो उसका भी एक रास्ता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1, बताना जरा कितनी है। 1 तो टी हाफ के बाद में कितनी हो गई, एक टी हाफ जितना टाइम पास हो गया, कितनी बच गई, 1/2 बचेगी ना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, ठीक है। फिर एक टी हाफ और पास हो गया, इतना टाइम कितनी बचेगी, बताना जरा। 1/4 1/4, क्योंकि 1/2 की भी आबादी होगी। देखना, टी हाफ का मतलब यही होता है कि वो टाइम जिसमें हर बार कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल की आधी हो जाती है। तो ये इनिशियल है यहाँ पर इस टी हाफ के लिए, फर्स्ट टी हाफ के लिए ये इनिशियल है, इसकी आधी हो गई हाफ। अब सेकंड टी हाफ सेशन के लिए ये इनिशियल है 1/2, इसका हाफ हो गया 1/4। अब हमें थर्ड लाइफ टाइम, 3 लाइफ टाइम बतानी है ना, तो ये आपकी थर्ड लाइफ टाइम है, इसमें हो गई कॉन्सेंट्रेशन 1/8, हो तो गई ना, यानी कि 1/4 का भी आधा हो जाएगा 1/8। ऐसे चलता रहेगा, टी ऑफ चलता रहेगा, और ये 1/16, 1/32 ऐसे चलती रहेगी, 1/64 चलती रहेगी, ठीक है। तो अब देखना जरा कितने लाइफ टाइम पूछे थे इसने, थर्ड लाइफ टाइम के बाद में कितना, तो लाइफ टाइम 1, लाइफ टाइम 2, लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ, थर्ड। ओके, थर्ड के बाद में कितना बचा, 1/8। ये बचा हुआ है, ये दिस इज लेफ्ट अमाउंट। हमेशा ध्यान रखना, हमने इक्वेशन में टाइटल में लेफ्ट अमाउंट लिखा है, तो लेफ्ट अमाउंट। अब कोई आपको पूछ ले थर्ड हाफ लाइफ टाइम के बाद में कितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया, वो कितना होगा, बताओ कितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया। यानी कि ये तो लेफ्ट है, तो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया, 7/8 कर दें क्या, सही है क्या? बताना जरा। 7/8 और 1+8 को 1/8 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा क्या, देखना जरा। मैथमेटिक्स वाले हमारे साथ कुछ लोग हैं, 1 आ जाएगा क्या, बताओ। यस सर, आ जाएगा ना। तो इसका मतलब 1/8 यदि लेफ्ट अमाउंट है, तो डिकम्पोज्ड अमाउंट हो गया आपका 7/8। तो आप आंसर कुछ भी, आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि थर्ड लाइफ टाइम के बाद में कितना अमाउंट डिकम्पोज होगा, थर्ड लाइफ टाइम के बाद में कितना अमाउंट बचा हुआ है रिएक्टेंट का, दोनों पूछ सकते हैं। अब आपका ये आपको लॉजिक, यदि आपको टी हाफ की समझ आ गई, तो ये आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा, आप आंसर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अमाउंट लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। ये मैंने आपको सीधा फॉर्मूला दे दिया, और वो फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है। ये भी हमारी लिस्ट में, आप जो हमने अभी अभी लिस्ट बनाई है इन फॉर्मूलाज की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, ये सारी लिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। और अब हम ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो टॉपिक है, टी हाफ का जो टॉपिक है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं।